हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का एक कंप्लीट सेट सॉल्व करवाने वाला हूं। दोस्तों, यह जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं वो आपको यूट्यूब पर और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। सो गाइज, आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्लीट आइडिया लगेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और क्वेश्चन का लेवल क्या है। फिर आप उसी अनुसार से अपनी 2024 के एग्जाम के लिए तैयारी कर सकोगे। साथ ही में दोस्तों, मैं आज के इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहां पर क्लिक करके आप सभी लोग ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर में है। ऑप्शंस में है ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना और नर्मदा नदी। तो दोस्तों, गंगा, नर्मदा और यमुना ये तीनों की तीनों नदियों का उद्गम स्थल भारत में ही है, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, वो भारत के बाहर में तिब्बत के कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील से निकलता है। और ये जो आपका तिब्बत है वो कहाँ पर पड़ता है, तो वो पड़ता है दोस्तों वर्तमान में चाइना में। तो इसीलिए ब्रह्मपुत्र एक ऐसा नदी है जो कि भारत के बाहर इसका उद्गम स्थल है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि जो यमुना है वो कहाँ से निकलता है, तो यमुना नदी दोस्तों आपका निकलता है यमुनोत्री ग्लेशियर से। यह भी आप सभी को याद रखना है। और ये यमुनोत्री ग्लेशियर है कहाँ पर, तो यह आपका स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है नर्मदा नदी। तो दोस्तों, नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है ये दोस्तों आपका महाकाल पर्वत के शिखर पर अमरकंटक नाम की जो पहाड़ी है उस अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और दोस्तों, यह जो अमरकंटक है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों, जो गंगा नदी है इसका उद्गम स्थल गंगोत्री है, गंगोत्री ग्लेशियर नाम से। तो आपको मैंने इन क्वेश्चन का सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता दिया है, जिसे भी आप लोग कवर करते चलना, क्योंकि एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन न पूछ करके उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आया था कि इग्लू क्या है। तो दोस्तों, इग्लू एक गुंबद के आकार का घर होता है या फिर झोपड़ी होती है जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है और इससे एक एस्किमो रहते हैं। इसमें रहने वाले लोगों को नाम हम क्या कहते हैं, तो रहने वाले लोगों को हम लोग एस्किमो नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि प्रच्छन्न यानी कि छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है। दोस्तों, इसका परिणाम होता है कि अनुपादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। देखिए दोस्तों, ऐसी स्थिति जिसमें किसी काम पर जितने व्यक्ति की आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा व्यक्ति उस काम में ज़बरदस्ती लगे हुए हैं, तो ऐसी बेरोजगारी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। दोस्तों, आप सभी को बताना है चंबल नदी के बारे में। तो यह बहता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान नदी से। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वह इतावली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है उसका नाम क्या है। एक आपको इटालियन यात्री का नाम बताना है जिसने विजयनगर साम्राज्य का बहुत ही शानदार तरीके से वर्णन किया था। तो दोस्तों, इस यात्री का नाम है निकोलो कोंटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आपकी जो विजयनगर अंपायर है इसके एक किंगडम थे जिनका नाम था देवराय सेकंड। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान यह निकोलो कोंटी नामक इटालियन यात्री भारत में आया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी। दोस्तों देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत अलग अलग प्रांतों में डिवाइड था। इसे एकजुट करके राज्यों एवं यूनियन टेरिटरी का निर्माण किया गया। तो दोस्तों, ये जो एकजुटता थी ना रियासतों की, इससे एकीकृत करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों, यह जो चरकुला नृत्य है यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों, हर्षवर्धन इसकी राजधानी थी कन्नौज में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शंस में है सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी और कुशीनगर। तो दोस्तों, बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था वो जगह का नाम था सारनाथ। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, जो भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश था इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10,
कंप्यूटर की स्मृति का मापन किससे किया जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर की जो स्मृति होती है यानी कि जो मेमोरी होता है, इसे कैलकुलेट किया जाता है बिट्स में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत के द्वारा जो पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया था, इसका नाम था आर्यभट्ट, और इसे कब लॉन्च किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को। कई बार एग्जाम में आपसे ईयर पूछ लिया गया है अलग अलग पेपर में, तो आप लोग को याद रखना है। यह जो आर्यभट्ट उपग्रह है, इसे 1975 में यहाँ पर से प्रक्षेपित किया गया था, जो कि दोस्तों एक सोवियत संघ का ही रॉकेट था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? तो दोस्तों आपकी जो जीवाश्म है वो किस प्रकार के रॉक्स में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मुख्य रूप से परतदार सेल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? दोस्तों वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन, और इसका परसेंटेज अप्रॉक्स 78% के आसपास में है। फिर इसके बाद दोस्तों आता है ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा 21% है। इसके अलावा ऑर्गन है, आर्गन जिसका 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है, और बाकी के आपके हाइड्रोजन, नियॉन, जिनॉन, मिथोन जैसे इवेपोरेटिव गैस पाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? तो देखिए दोस्तों इस हवा का नाम है मॉनसून हवा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों यह जो मॉनसून हवा है ग्रीष्म ऋतु में 6 महीने तक समुद्र से स्थल की ओर चलता है, और फिर जब शीत ऋतु आता है यानी कि ठंडी का मौसम आता है, तब अगले 6 महीने तक दोस्तों स्थल से यानी कि लैंड से समुद्र की ओर ये हवाएं बहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? दोस्तों देखिए ज्वार भाटा क्यों उत्पत्ति होता है? तो यह होता है दोस्तों चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, गोबी, कालाहारी, अटाकामा या फिर सहारा, ये सारे के सारे क्या हैं? दोस्तों ये सारे आपके मरुस्थल के नाम हैं, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि इसमें से जो गोबी मरुस्थल है वो चीन और दक्षिण मंगोलिया में स्थित है, जो कालाहारी है वो आपके दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। फिर इसके अलावा दोस्तों जो आपका अटाकामा मरुस्थल है ये भी दक्षिण अमेरिका में स्थित है, और दोस्तों आपके जो अटाकामा है ये संसार का सबसे शुष्क यानी कि सबसे ड्राइएस्ट मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, और दोस्तों आपकी जो सहारा मरुस्थल है वो आपकी उत्तर अफ्रीका में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर बने थे, इनका नाम था पार्श्वनाथ। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो दोस्तों डेल्टा बनाने का कार्य करता है गंगा नदी, महानदी और कावेरी नदी, लेकिन नर्मदा जो एक नदी है ये आपकी डेल्टा नहीं बनाती है। फिर है इसके बाद अगला क्वेश्चन 19 नंबर, एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दोस्तों इस पहली भारतीय महिला का नाम है पीटी उषा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि पीटी उषा ने 1986 में जो आपका एशियाई खेल हुआ था जिसका आयोजन सियोल में किया गया था, इसमें 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, नीलकंठ में कौन सा समास होता है? दोस्तों नीलकंठ में आपका बहुब्रीहि समास होता है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना है? तो दोस्तों ये आपके 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है, और भारत की जितनी भी आबादी है उसका लगभग 16.4% अकेले उत्तर प्रदेश में आता है, और दोस्तों जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 राज्य पर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बांग्लादेश के क्रिकेटर मैदान की किस खिलाड़ी की मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों इस खिलाड़ी का नाम है रमन लांबा, जिनकी मृत्यु हो गई थी क्रिकेट मैदान पर ही। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि 23 फरवरी 1998 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक क्रिकेट स्टेडियम में मैच चल रहा था, जिसमें हेलमेट के क्षेत्र रक्षण कर रहे सबसे बल्लेबाज हुसैन गेंद ने गेंद को जोर से मारा था, और वो गेंद जाकर सीधे रमन लांबा को लगा, जिनसे उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23,
निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? दोस्तों गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत तो ये है दोस्तों आपका पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, फर्स्ट एंड डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इसके बाद अगला क्वेश्चन 25 नंबर, भारत में संपत्ति का अधिकार अब क्या रह गया है? दोस्तों देखिए भारत में जो संपत्ति का अधिकार है ना, ये आपका पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में फंडामेंटल राइट से हटा करके इसे कर दिया गया कानूनी अधिकार, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से कब बाहर कर दिया गया, तो यह किया गया था दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1978 ईस्वी में किया गया था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों यह स्थित है रामनगर नैनीताल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सुंदरवन क्या है? तो दोस्तों यह जो सुंदरवन है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया एक डेल्टा है। और दोस्तों सुंदरवन किस लिए फेमस है? तो यह मेनली फेमस है दोस्तों मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? दोस्तों इसे कहा जाता है डेसिबल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। न्यूटन से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, फोर्स नापते हैं, कैलोरी से क्या करते हैं, एनर्जी को नापते हैं, और फ़ारेनहाइट से हम लोग टेम्परेचर को मापते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? दोस्तों यह जो हरित गृह प्रभाव है यह मेनली बढ़ता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा का बढ़ जाने के कारण से। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? दोस्तों देखिए ताजमहल का जो रंग है वो उड़ने का रीजन क्या है? अम्लीय वर्षा के कारण, यानी कि एसिडिक रेन के कारण। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? दोस्तों ये जो दल के प्रभारी थे इनका नाम था डॉक्टर एस.जे. कासिम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और 1981 में इन्होंने पहली बार अंटार्कटिका में कदम रखा था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ या फिर वर्षा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो आपकी धुआं है ना वो आपकी संघनन नहीं है। गैस से द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है, यानी कि कंडेंसेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट गैसियस फॉर्म से डायरेक्ट लिक्विड में बन जाता है तो हम गैसियस फॉर्म में बनने वाले कन्वर्सन को कहते हैं यहाँ पर संघनन। जैसे कि देखिए धुआं संघनन नहीं है, जबकि ओस, कोहरा, पाला, मेघ तथा वर्षा सारे के सारे संघनन के अंतर्गत आते हैं। फिर है 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य की जो रीजन है उसे कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कृतज्ञ। फिर इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो दोस्तों इसमें से जो तत्सम शब्द है वो आपका है अंश, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा बाकी के सारे आपके तद्भव शब्द हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, कलपक्कम में क्या स्थित है? तो दोस्तों यह जो कलपक्कम नामक जगह है यहाँ पर स्थित है परमाणु परीक्षण स्थल, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इस अनुसंधान की स्थापना 1971 में की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है दोस्तों अपनी प्रशंसा स्वयं करना। और लास्ट क्वेश्चन है आज का 38 नंबर, राज्यसभा की सदस्य की अवधि कितनी होती है? राज्यसभा के जो एक मेंबर होते हैं उनकी अवधि कितने साल की होती है? आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताना है। और आपके हिंट के लिए मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए और डी गलत है, तो या तो ऑप्शन सी सही है या फिर ऑप्शन बी। आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा दोस्तों कल मैंने जीके का एक कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो अपलोड किया है, साथ ही मैं बताया है कि कौन कौन से टॉपिक एंड चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक जीके का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने कल भी सॉल्व करवाया था। तो आप सभी लोग मेरा वो वाला वीडियो जरूर देखना, आपको सारे वीडियो एक साथ चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा।
सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि यूपी पुलिस एग्जाम से रिलेटेड जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।